हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है ना। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से आपके प्रश्न बनने शुरू होते हैं, और मध्यकालीन इतिहास भी नॉर्मली वहीं से आपका शुरू होता है। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास आपको पता है कि विदेशी आक्रमणों से शुरू होता है, ठीक है ना। और आपको 1707 तक आपको मुगल काल के अंतिम महान बादशाह के रूप में औरंगजेब तक आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। नॉर्मली उसके बाद उत्तर मुगल काल आ जाता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मध्यकालीन इतिहास में आपको आक्रमणों से शुरू होता है। तो आजकल राजनीतिक इतिहास बहुत कम पूछा जाता है। अब राजनीतिक इतिहास कम पूछना, उसके अलावा उसके जगह पे क्या पूछा जाता है, तो राजनीतिक इतिहास की जगह पे सांस्कृतिक इतिहास ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें समाज, धर्म, संस्कृति, ठीक है ना। उसके अलावा और कौन से विकास हुए, साहित्यिक विकास, स्थापत्य विकास, नृत्य, संगीत इत्यादि जो चीज़ें हैं, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है, ठीक ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोली भाषा, धर्म इत्यादि से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आपको वहाँ पर ध्यान ज़्यादा रखना है। लेकिन फिर भी पूरे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई साहब शुरुआत कैसे होती है, ठीक ना। तो इसकी शुरुआत आपको ध्यान होना चाहिए कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत इस्लाम के प्रसार से होता है। कैसे इस्लाम का प्रसार भारत में एक मुस्लिम शासन की स्थापना करता है, वहां तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली हमारा टॉपिक होगा अरब आक्रमण। लेकिन अरब आक्रमण से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इस्लाम हमारे यहाँ तक आया, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहले खलीफा, अंतिम खलीफा, जो निर्वाचित खलीफा थे उन्हें क्या कहा जाता है, खलीफा का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। खलीफाओं का जो केंद्र हुआ करता था वो कौन कौन से केंद्र थे, ठीक ना। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखना। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, 7वीं शताब्दी में ध्यान रखिए, 7वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय होता है। कहां पर? अरब क्षेत्र में। अभी आपको मैप पर भी दिखा देंगे, ठीक है ना। इस्लाम का उदय कहां होता है? अरब में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस्लाम का उदय कहां हुआ? अरब में, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद क्या थे? इस्लाम के संस्थापक थे। आपको इतनी बातें ध्यान में है, ठीक है। जब देखो इस्लाम का उदय हुआ तो उसके उदय के पीछे उसके संस्थापक कौन हुए? पैगंबर हजरत मोहम्मद। अब हम लोगों को पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, हमें बेसिकली अपने अरब आक्रमण तक आने के लिए इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड में इन्हें ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे इस्लाम का उदय होता है। एक नए धर्म के रूप में इस्लाम का उदय होता है, जिसके संस्थापक कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, ठीक है। अब जब पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो अब जहां जहां इस्लाम पहुंचा था, इस्लाम पर मतलब इस्लाम की विचारधारा जहां जहां थी, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसे चलाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए खलीफा का पद सृजन किया गया। किसका पद सृजन किया गया? खलीफा का पद सृजन किया। जैसे कि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो मान लीजिए कि प्रमुख है, लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, तो उनका काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रपति तो फिर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका स्थान तो कोई नहीं ले सका। तो उनका स्थान कोई नहीं ले सका, तो इस्लाम का भाई साहब नियम कानून, इस्लाम का नेतृत्व अब कौन करेगा? तो इसके लिए खलीफा का पद सृजन किया गया। किसका पद सृजन किया गया? खलीफा का। और खलीफा का अर्थ होता है, यहां से ध्यान रखिए, प्रतिनिधि होता है, उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? धार्मिक प्रमुख होता है। खलीफा का अर्थ क्या होता है बाबू? कि इस्लाम जहां जहां इस्लाम है वो सब लोग इस्लाम को मानने वाले अपना प्रमुख किसे मानेंगे? खलीफा। और खलीफा कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद, मृत्यु के बाद इस्लाम को चलाने वाला जो प्रमुख हुआ वह कहलाया, धार्मिक प्रमुख हुआ वही कहलाया खलीफा, ठीक है ना। इस्लाम का धार्मिक प्रमुख होता था औपचारिक रूप में। अब देखिए, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो खलीफा बने। तो जो खलीफा का पद सृजन हुआ, अभी समझा देते हैं एक मिनट के लिए। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब मान लो, ठीक है ना, ये है पैगंबर मोहम्मद साहब। जब पैगंबर मोहम्मद साहब थे तो इस्लाम का मान लो भाई साहब विस्तार हुआ, ये पूरा इस्लाम, ठीक है। इस्लाम को इतने लोगों ने ग्रहण कर लिया, और इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? सऊदी अरब में, ठीक है ना। अब इस्लाम यहाँ तक आ गया। अब पैगंबर मोहम्मद साहब जब तक थे तब तक ये प्रमुख थे इस पूरे इस्लामिक जगत के। जहां जहां इस्लाम था वहां उन सब का धार्मिक प्रमुख कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, मृत्यु हो गई, तो अब आगे कौन इस पूरे क्षेत्र पर भाई साहब नियंत्रण स्थापित करेगा धार्मिक रूप से? तो उसके लिए एक पद सृजित किया गया जिसका नाम रखा गया खलीफा। उसका नाम क्या रखा गया? उस पद का नाम रखा गया खलीफा। और उस खलीफा पद पर पहले जो 4 लोग नियुक्त किए गए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 4 खलीफा नियुक्त हुए, ठीक है ना। तो ये जो 4 खलीफा थे इनके बारे में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। 4 खलीफा के बारे में, 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 खलीफा कौन थे? तो पहले थे अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान, चौथे अली। अब यहीं पर वो चीजें हमने दिखा रखा है। तो देखो यहाँ पर पहले जो खलीफा हैं, यहाँ पर जो पहले खलीफा हैं उनका नाम अबू बकर थे, ठीक है। और दूसरे खलीफा कौन हुए? उमर थे, ठीक है। तीसरे उस्मान, चौथे अली, ठीक है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अब आपको ध्यान में रखना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद पहले खलीफा कौन बने? पहले खलीफा कौन बने? तो कहोगे अबू बकर। अंतिम चौथे खलीफा कौन बने? अली बने। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चारों खलीफा थे, ये चारों खलीफा जो थे, ये और ये, इन चारों लोगों को निर्वाचित किया गया था। क्या किया गया था? इन चारों लोगों को निर्वाचित किया गया था, चुनाव हुआ था, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन निर्वाचित खलीफा, मतलब निर्वाचित
इन चारों खलीफाओं को निर्वाचित किया गया था, इसी वजह से इन्हें कहा गया रशीदुन। क्या कहा गया बाबू? रशीदुन कहा गया, ठीक है ना, रशीदुन कहा गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्रारंभिक 4 खलीफा हुए इन्हें क्या कहा जाता है? रशीदुन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले खलीफा अबू बकर, चौथे खलीफा अली, पहले से लेकर के चौथे खलीफा तक जो थे इन्हें क्या किया गया था? निर्वाचित किया गया था, इसी वजह से इन्हें रशीदुन कहा गया, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा कि खलीफा क्या है, ठीक है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद इस्लामी जगत का धार्मिक आध्यात्मिक प्रमुख होने का काम कौन किया गया, किसे दिया गया? उसका नाम खलीफा रखा गया, ठीक है ना। पहले 4 खलीफा कौन थे, ठीक है ना। आपसे क्रम दे देगा, पूछेगा इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, सबका नाम दे देगा चारों का और पूछेगा भैया क्रम से लगाओ 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आपको क्रम से पूछेगा, या पूछेगा बताओ इनमें से दूसरे नंबर पे कौन है, पूछेगा चौथे नंबर के खलीफा कौन थे, पहले नंबर के खलीफा कौन थे, इस प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये मत सोचिएगा कि मध्यकालीन इतिहास 1 2 चैप्टर, अब मध्यकालीन इतिहास की पूरी सीरीज आपको इसी तरह मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दिया है रशीदुन कौन थे भैया, रशीदुन कौन थे? ये चारों निर्वाचित खलीफा थे, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। ये निर्वाचित खलीफा थे, इस वजह से इन्हें रशीदुन कहा गया, ठीक है ना। अब आगे चल के भाई साहब इन चारों के बाद क्या हो गया? खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन चारों के बाद क्या हो गया? खलीफा का पद वंशानुगत हो गया इन चारों के बाद, ठीक है ना। खलीफा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। अब भाई साहब जैसे कहने का मतलब है कि सत्ता, जैसे मान लो कि ये क्या है, मान लो कि ये कोई क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में इस्लाम चलाने के लिए अभी तक तो एक केंद्र हुआ करता था, लेकिन आगे चल के इसके कई सारे केंद्र हो गए, ठीक है ना। इस्लामी जगत में कई सारे केंद्र हो गए, ठीक है ना। इस्लामी जैसे पहले राजा हुआ करता था, मान लो कि यही क्षेत्र है, पहले ये क्षेत्र था, ठीक है। पहले एक राजा हुआ करता था और राजा सब पे क्या करता था? नियंत्रण करता था। लेकिन आगे चल के इसी क्षेत्र का बंटवारा हो गया, मतलब बंटवारा नहीं हुआ लेकिन इसके 4 लोग हो गए, ठीक है ना। तो 4 लोग हो गए, 4 केंद्र बन गया। अब ये 4 केंद्र क्या है भैया, ठीक है ना। खलीफाओं का 4 केंद्र हो गया। अब एक से ज्यादा खलीफा होने लगे, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, इसका केंद्र अलग अलग हो गया। तो पहला केंद्र जो था, अब केंद्र कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे खलीफा हुए जो कहां से अपना शासन चला रहे हैं? सीरिया से। एक सीरिया से चला रहा है, दूसरा इराक से चला रहा है, तीसरा मिस्र से चला रहा है, ठीक है ना, चौथा तुर्की से चला रहा है। जो लास्ट खलीफा का अपना आदेश कहां से जारी करेगा? कहां से? तो तुर्की से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ये चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, आपको क्रम पूछेगा को खलीफाओं का केंद्र। तो एक उमैयद वंश था, पहले जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आपको ध्यान रखना। पहला उमैयद वंश, दूसरा अब्बासी वंश, तीसरा फातिमी वंश, ठीक है ना, और चौथा ऑटोमन वंश। तो अब देखो ये सब क्या है? कुछ है नहीं, बेसिकली क्या है कि ये अपना उमैयद वंश जो था ये कहां से अपना शासन चला रहा था, ठीक है ना, ये दशमिक से, और दशमिक कहां है? सीरिया में, ठीक है ना। दशमिक से उमैया वंश कहां पे था बाबू? दशमिक में। उमैया वंश कहां पे था? सीरिया में, ठीक है ना। अब्बासी वंश कहां था? बगदाद में, और बगदाद कहां है? इराक में, ठीक है ना। फातिमी वंश कहां है? काहिरा में, और काहिरा कहां है? मिस्र में। ऑटोमन वंश कहां है बाबू? तो तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की में। अब यहां प्रश्न क्या बनता है, एक तरफ दे देगा खलीफाओं का वंश, एक तरफ दे देगा खलीफाओं का वंश, और दूसरी तरफ दे देगा देश, दे देगा या तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा कि भैया यहां से, ठीक है ना। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, या तो एग्जैक्ट जगह दे देगा, ठीक ना, और या तो उसका देश दे देगा। तो वंश कौन सा है? मान लो अब्बासी वंश कहां पे था भैया? बगदाद में। फातिमी वंश कहां था? काहिरा में। ऑटोमन वंश कहां था? तुर्की में, ठीक ना। इस प्रकार से आपको या तो मिलान करने के लिए दे देगा, या पूछेगा बताओ इनमें से कौन कौन से सुमेलित सही हैं या गलत। तो इस प्रकार आपको इनका ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखो लास्ट वाला हमने क्या बताया कि जो लास्ट वाला भाई साहब ऑटोमन वंश था ये था तुर्की में। तो ये देखो जब पैगंबर मोहम्मद साहब से लेकर के मृत्यु के बाद से क्या हुआ था? खलीफा का पद सृजित हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा का पद सृजित हुआ था। उसके बाद भाई साहब कई सारे केंद्र भी हो गए, ठीक है ना। उसके बाद कई सारे केंद्र भी हो गए, उसमें से लास्ट वाला जो केंद्र है भैया वो ऑटोमन वंश है, ठीक है ना। ऑटोमन वंश है, और ऑटोमन वंश कहां था? तुर्की में था। अब जो तुर्की में था ये कब समाप्त हुआ? 1919 में आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक, कब तक? 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की एक, आपको पता है कि एक मित्र राष्ट्र और एक शत्रु राष्ट्र, ठीक है, एक मित्र राष्ट्र थे और एक शत्रु राष्ट्र थे। तो शत्रु राष्ट्र की पराजय हो गई थी। शत्रु राष्ट्र के पराजय के बाद तुर्की भी शत्रु राष्ट्र में था। तो उसके साथ ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने एक संधि किया। उस संधि का नाम है सेब्रे की संधि। कौन सी संधि थी? एक संधि हुई, उसकी संधि का नाम था सेब्रे की संधि। और उस सेब्रे की संधि क्या है? 1919 में हुई थी, और इसी संधि के द्वारा खलीफा का पद समाप्त हो गया था। अब अगर आपसे पूछे इसी खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार और खलीफा के पद की समाप्ति के कारण भारत में कौन सा आंदोलन चला था, बताओ, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये सारी घटनाएं, और इस प्रकार भाई साहब खलीफा का पद समाप्त हो जाता है। तो आपको पता है कि इस्लामी जगत में पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद खलीफा का पद सृजित हुआ था। उसके बाद 4 निर्वाचित खलीफा हुए। उसके बाद निर्वाचित खलीफा के बाद भाई साहब वंशानुगत खलीफा
खलीफा होने लगे, उसके बाद भाई साहब इसका कई सारा केंद्र बनने लगा, और लास्ट वाला केंद्र जो था ऑटोमन वंश था, और ऑटोमन वंश भैया तुर्की में था, और तुर्की में सेब्रे की संधि के द्वारा 1919 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तो सृजन कब हुआ? पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। समाप्त कब हुआ? 1919 के सेब्रे की संधि के बाद। समाप्त कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक ना? तो इस प्रकार आपको ये चीजें ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं अरब आक्रमण। तो इस प्रकार हम लोगों ने थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड ले लिया। अब आते हैं अरब आक्रमण। अब भारत के संदर्भ में थोड़ा देखते हैं। ठीक ना? और इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा यही देख लो, हम बनाए भी हैं, लगाए हैं मैप इसमें। अब ये देखो बाबू, ये है सीरिया, ये है सीरिया। ठीक ना? ये कौन सा क्षेत्र है? सीरिया का क्षेत्र है। ठीक ना? और ये वाला है बाबू, सॉरी, ये तुर्की है, पीला वाला तुर्की है, और ये 1 नंबर का जो है ये आपका सीरिया है, और 2 नंबर का जो है इराक है। 2 नंबर का जो क्षेत्र है वो इराक है। ठीक ना? 2 नंबर का जो क्षेत्र है ये इराक है, और 3 नंबर का जो क्षेत्र है ये काहिरा है। ठीक ना? और ये अरब प्रायद्वीप है। ये क्या है? अरब प्रायद्वीप। और इस प्रकार इन क्षेत्रों में सबसे पहले इस्लाम का प्रसार हुआ। ठीक ना? इस्लाम का प्रसार हो गया, इस्लाम का प्रसार हो गया था। अब ये जो क्षेत्र है, इस्लाम का प्रसार हो गया जब, तो यहीं से कई सारा, हमने आपको बताया कि बाबू यहीं से कई सारे केंद्र बन गए। ठीक ना? कई सारे केंद्र बन गए। तो जो ये इराक वाला क्षेत्र है, यहीं से यहीं के जो खलीफा थे, उन्हीं के जो गवर्नर थे, वही लोग क्या करेंगे? भारत के क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। ठीक ना? तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप सुने होंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप सुने होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना अभी के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, तब आपको समझाते हैं। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये सारा केंद्र है। ठीक ना? अब ये वाला क्षेत्र क्या है? सिंध है। तो सिंध के बारे में आपको तो पता होगा, क्योंकि सिंध पर ही पहली बार अरबों ने आक्रमण किया था। ठीक ना? अब देखो सिंध आक्रमण। अब देखो 7वीं शताब्दी में, अब देखो 7वीं शताब्दी में सिंध का क्षेत्र हमने बता दिया। ठीक ना? सिंध का क्षेत्र बता दिया कि कहां है। तो सिंध में एक राजा था, उसका नाम था साहसी राय। ठीक ना? राय साहसी या साहसी राम ऐसे करके आपको मिल जाएगा। ठीक ना? उस राजा का नाम क्या था? साहसी राय। ठीक ना? वो शूद्र शासक थे। ठीक, ध्यान रखिएगा कि वो शूद्र शासक थे। उन्हीं का एक मंत्री था जिसका नाम चच था। क्या नाम था उसका? चच। और ये कैसा था? ब्राह्मण अनुयायी था। ठीक ना? ब्राह्मण था। उन्हीं का मंत्री, किसका? साहसी राय का मंत्री कौन था? चच। और इसी ब्राह्मण अनुयायी था कौन? चच। इसी चच ने क्या किया? साहसी राय की हत्या कर दिया। हत्या कर दिया भैया। और हत्या करने के बाद ये क्या करता है? सत्ता ले लेता, और आगे चल के इन्हीं चच का उत्तराधिकारी होता है कौन? राजा दाहिर। कौन होता है? उत्तराधिकारी राजा दाहिर। और इस प्रकार सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया तो उस समय कौन थे? राजा दाहिर थे। अब 1 मिनट हम आपको समझा देते हैं कि देखिए ये वाला क्षेत्र सिंध है, ये वाला क्षेत्र सिंध है भैया, ये वाला पूरा क्षेत्र सिंध है। ठीक है? गुजरात से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो सिंध वाला। अब ये जो सिंध है, इसी सिंध पर कौन पहले शासन करता था? साहसी राय। क्या नाम था बाबू? साहसी राय नाम था। ठीक ना? कौन था? साहसी राय। और ये कैसा शासक था? शूद्र शासक था। ठीक ना? शूद्र शासक था। अब देखो इन्हीं का एक मंत्री था, उनका नाम क्या था? चच। कौन था? क्या नाम था उनका? चच। और ये चच कौन था? ब्राह्मण था भैया। ठीक ना? ब्राह्मण था। इसी चच ने क्या किया? साहसी राय की हत्या कर दिया। ठीक ना? इसी चच ने साहसी राय की हत्या कर दिया। ठीक ना? हत्या करके सिंध पर कब्जा कर लिया। फिर इन्हीं चच के उत्तराधिकारी हुए राजा दाहिर। कौन हुए? राजा दाहिर। इन्हीं चच के उत्तराधिकारी हुए राजा दाहिर। ठीक ना? राजा दाहिर। और इन्हीं राजा दाहिर के समय क्या हुआ? अरब आक्रमण होता है। ठीक ना? इन्हीं के समय क्या होता है? अरब आक्रमण होता है। तो अरब आक्रमण, ठीक ना? अरब आक्रमण के समय, अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? राजा दाहिर। राजा दाहिर किसके उत्तराधिकारी थे? चच के। चच किसका मंत्री था? साहसी राय का। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है? तो अब हम लोग फिर आ जाते हैं। अब देखो 712 ईस्वी में मुस्लिम, अब देखो यहां तक तो हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो शुरू करते हैं। 712 ईस्वी में मुस्लिम सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम, ये ध्यान रखना है। कब किया? 712 में। सिंध के शासक अभी बताए राजा दाहिर थे। ठीक है? राजा दाहिर सिंध के शासक थे। आक्रमण कर दिया। ठीक है? आक्रमण कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इनको, राजा दाहिर को पराजित कर दिया। तो जो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ उसे रावरा, कौन सा युद्ध? रावर या रावरा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रावरा का युद्ध, रावरा या रावरा का युद्ध, रावर या रावरा का युद्ध। पहली बात तो कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? ठीक ना? किसके किसके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम प्लस राजा दाहिर। ठीक ना? राजा दाहिर। ठीक ना? ये ध्यान रखना है, किसके किसके बीच होता है? राजा दाहिर के बीच। अब इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं। ठीक ना? राजा दाहिर पराजित होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना? इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी, ठीक ना, रानी बाई, ठीक ना, इनकी पत्नी जो थी, राजा दाहिर की जो पत्नी थी, ये क्या करती हैं? सती, मतलब जौहर कर लेती हैं, आग में कूद जाती हैं।
जौहर कर लेती हैं। अब जौहर का यह प्रथम उदाहरण होता है, ठीक ना, जौहर का यह प्रथम उदाहरण होता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जौहर का प्रथम उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, तो यह जौहर का प्रथम उदाहरण ये ध्यान रखना है भैया, ठीक ना। और ये जौहर कौन किया था, राजा दाहिर की पत्नी की थी, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इस प्रकार ये युद्ध था। अब देखो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये प्रथम अरब आक्रमणकारी नहीं था, ठीक है ना। ये प्रथम आक्रमणकारी नहीं था। इसके पहले दो लोगों ने और भी आक्रमण किया था सिंध पर, लेकिन यह सफल आक्रमणकारी था। दोनों बातों में समझ में आया, पहला आक्रमणकारी नहीं था लेकिन सफल आक्रमणकारी था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कासिम क्या था, कासिम प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था, पहली बात। दूसरा, इससे पूर्व खलीफा वालिद के इराकी गवर्नर, ठीक ना, इसके पूर्व खलीफा वालिद के इराकी गवर्नर अल हज्जाज के सेनापति, अल हज्जाज। अब यहीं पे थोड़ा सा बना देते हैं, अल हज्जाज, ठीक ना। अभी हमने बताया कि खलीफा का कई सारा केंद्र था, उसमें से एक केंद्र कौन था भैया, इराक, ठीक ना, इराक। वहां के एक खलीफा थे भैया, वहां के खलीफा थे वालिद। कौन थे, वालिद। वहां के खलीफा थे वालिद। इनके सेनापति कौन थे, गवर्नर एक तरह से, ठीक ना। उनके गवर्नर थे कौन, अल हज्जाज। कौन थे, अल हज्जाज, अल हज्जाज, ठीक है। कौन थे, अल हज्जाज थे। अब इनके अल हज्जाज ने 3 बार, मतलब इसके पहले 2 लोगों को भेजा। एक बार भेजा ओबेदुल्ला को, ओबेदुल्ला, ठीक है, ओबेदुल्ला को भेजा। उसके अलावा ओबेदुल्ला को भेजा, उसके बाद भेजा बुरदल को, उसके अलावा बुरदल को भेजा। उसके बाद किसको भेजा, मोहम्मद। उसके बाद देखो तीसरा सेनापति कौन था, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये ध्यान देने वाली बात है, इराक के उस समय जब भारत पर आक्रमण हो रहा है, सिंध पर आक्रमण हो रहा है, उस समय कहां के केंद्र था, उस समय खलीफा का केंद्र कौन था, इराक था। इराक में कौन खलीफा थे, वालिद साहब थे, ठीक है। उसके अलावा वालिद के गवर्नर कौन थे, वालिद का गवर्नर अल हज्जाज था। कौन था, अल हज्जाज था। अल हज्जाज ने पहले भेजा ओबेदुल्ला को भेजा था, ठीक है। ये सिंध पर आक्रमण किए लेकिन असफल रहे। क्या हो गए, असफल हो गए, असफल हो गए। फिर किसे भेजे, बुरदल को भेजे, ठीक ना, किसको, बुरदल को। बुरदल भी क्या हो गया बाबू, असफल रहा। तीसरा किसको भेजे, मोहम्मद बिन कासिम को भेजे। किसको भेजे, मोहम्मद बिन कासिम को भेजे। मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीतने में सफल हो गया। तो आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उस एग्जाम में ध्यान रखिएगा, गहराई से प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखना कि यहां से आपका प्रश्न सही होना चाहिए अगर आता है, ठीक है। तो ओबेदुल्ला, ठीक है, ओबेदुल्ला के बाद कौन, बुरदल, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर पूछे यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनता है कि बताओ अरब सिंध पर आक्रमण पहली बार किसने किया, तो आपको बताना ओबेदुल्ला और बुरदल को, ठीक है। सिंध पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तब क्या लगाओगे, मोहम्मद बिन कासिम लगाना है, ठीक है। अगर जब सफल पूछेगा तब, लेकिन पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी तो ओबेदुल्ला और बुरदल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है, यही बात ऊपर ये वाला लिखा है, ठीक है। अब देखो सिंध की राजधानी कहां थी, आलोर थी। ये पूरा हमने पढ़ा दिया, यहां पर लिख करके बता दिया, ठीक है ना। तो सिंध की राजधानी कहां थी, आलोर थी। ये आपको ध्यान में रखना, सिंध की राजधानी कहां थी, आलोर। उसके अलावा अब देखो यहां पर सिंध आक्रमण का कारण क्या था, ठीक है, आक्रमण का कारण क्या था, ठीक है, आक्रमण का कारण क्या था। यहीं पर आपको आगे परिणाम भी मिल जाएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा समझो कि कारण क्या था, ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप समझो, यहीं से बताते हैं। देखो यहां से अरब, इसी रास्ते अरब व्यापारी जा रहे थे और इसी सिंध के तट पर क्या किया गया, अरबों ने लूट लिया। सिंध में क्या किया गया, अरबों का जहाज लूट लिया गया, ठीक ना, अरबों का माल लूट लिया गया। और उसी माल को वापस मांगने के संदर्भ में कहा जाता है कि उन्होंने आक्रमण किया, कि उन्होंने भाई साहब जो जुर्माना मांगा कि भैया माल जो लूटा गया उसका जुर्माना दो। उस समय यहाँ पर पता है कि सिंध का राजा कौन था, दाहिर थे। तो दाहिर से मांगा गया कि बताइए आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में यहाँ पर जहाजें लूटी गई हैं, माल लूटा गया है, अरब का माल लूटा गया है, तो आप उसका हर्जाना दीजिए। दाहिर ने देने से मना कर दिया। तो एक कारण बनता यह है कि इसी वजह से आक्रमण किया गया, और बाकी कारण तो भाई साहब आपको पता है, इस्लाम का प्रसार चाहते थे। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो क्या था, अब देखो कारण क्या था, एक कारण था इस्लाम का साम्राज्य, मतलब अधिक से अधिक क्षेत्रों पर इस्लाम को प्रसार करना चाहते थे, ठीक ना। ये आक्रमणकारी क्या करते थे कि अधिक से अधिक क्षेत्रों पर तलवार के बल पे इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इस्लामी साम्राज्य और इस्लामी विचारों को प्रसार करना चाहते थे, तो यही लिखा। और तात्कालिक कारण क्या था भैया, वही सिंध के कुछ समुद्री डाकुओं द्वारा अरब व्यापारियों को लूट लेना, ठीक ना, अरब व्यापारियों को लूट लेना। अल हज्जाज ने कहा कि भैया आप जुर्माना दे दीजिए, तो दाहिर ने जुर्माना देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या किया, 712 ईस्वी में क्या किया, सिंध पर आक्रमण कर दिया। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था, अल हज्जाज ने। अल हज्जाज किसका सेनापति था भैया,
किसका गवर्नर था? अल हज्जाज किसका गवर्नर था? वालिद का। खलीफा कौन थे? वालिद, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान है। उसके अलावा 712 में सिंध पर आक्रमण किया। उसके बाद भैया देखा कासिम ने क्या किया आगे, 712 के बाद 713 में ब्राह्मणाबाद को जीता, आलोर को जीता, सिक्का को जीता, मुल्तान को जीता। स्टाल लगा लेना बबुआ, 712 वाला कई बार पूछा जा चुका है। तो आगे आपको ध्यान में रहे कि ब्राह्मणाबाद, आलोर, सिक्का, मुल्तान को कब मोहम्मद बिन कासिम ने जीता? तो 713, अगले ही साल उसने जीत लिया, ठीक है। तो ये सब क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया। तो ये ध्यान रखना, 712-13 में जब इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जीत लिया राजा दाहिर ने, तो उसके बाद इसमें आपको पता है कि राजा दाहिर की मृत्यु हो गई और उनके पत्नी ने जौहर कर लिया। तो उसके बाद बची उनकी दो पुत्रियां, जिनका नाम था सूर्या और परिमल, ठीक है ना। क्या नाम था? सूर्या और परिमल नाम था उनका। अब सूर्या और परिमल को राजा दाहिर की ये दोनों पुत्रियां थी, जिसे कासिम क्या करता है? पकड़ लेता है, पकड़ के कैद कर लेता है और कहता है कि इन्हें खलीफा के पास ले जाऊंगा और खलीफा के सामने इन्हें, एक्चुअली क्या था कि सूर्या और परिमल दोनों बड़ी खूबसूरत, मतलब उनकी राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां थी। तो कासिम सोचता है कि अगर इन दोनों को राजा के सामने, सॉरी खलीफा के सामने प्रस्तुत करूंगा तो खलीफा एकदम खुश हो जाएंगे, ठीक है, हमें इनाम देंगे, ये बकायदा, मतलब उसने सोचा जो भी। तो इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए इनको ले जाता है अरब क्षेत्र में, ठीक है। अब क्या होता है, कासिम इन दोनों को ले जाता है, लेकिन इसी बीच एक कहानी प्रचलित है कि ठीक है, ये सोचकर वो उनको खुश करने के लिहाज से इन दोनों को कैद करके वहां ले जाता है। लेकिन सूर्या और परिमल ने एक चाल चली। जब रास्ते में ले जा रहा था, तो जब लेकर गया, जब खलीफा के सामने इन्हें प्रस्तुत किया, तो सूर्या और परिमल ने दिमाग लगाया और कहा कि ये जो कासिम है ना, ये हमारे साथ रास्ते में हमें अपवित्र कर दिया, मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, एक तरह से सेक्सुअल बात कहने का मतलब था, अपवित्र करने की बात थी। बस सिंपल सा मतलब ये था कि मतलब हमें अपवित्र कर दिया है और अपवित्र चीजें आपको प्रस्तुत कर रहा है। तो खलीफा साहब ससुरा, ये बात है, हमको अपवित्र चीज करके लाकर दे रहा है। तो इसी बात पे इन दोनों ने चाल चला और यह चाल सफल हुआ और खलीफा ने कासिम को मृत्यु दंड दे दिया, ठीक ना। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन सूर्या और परिमल ने ऐसा दिमाग लगाया और कहा कि ये हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमें अपवित्र किया, ठीक ना, और आपको अपवित्र चीजें दे रहा, जिसकी वजह से खलीफा ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो एक कहानी ये था, ठीक ना। तो तात्कालिक कारणों में और ये सारे परिणाम में आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा परिणाम अगर देखोगे, परिणाम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका परिणाम क्या होता है, ठीक ना। परिणाम में अगर आप देखोगे तो परिणाम में आप दो तीन चीजें देखोगे। पहली बार जजिया कर लगाया गया, इसका परिणाम क्या होगा? सिंध आक्रमण का परिणाम क्या होगा? जजिया कर लगाया गया, ठीक ना। जजिया कर लगाया गया, जजिया कर लगाया गया। अभी बताते हैं जजिया कर क्या होता है। ऊंट पालन शुरू हुई, ऊंट पालन शुरू हुआ, खजूर की खेती शुरू हुई, ठीक ना, खजूर की खेती शुरू हुई, खजूर की खेती शुरू हुई, ठीक है। भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ अरब देश में, भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ कहां? अरब क्षेत्र में, ठीक ना। ये सब आपको ध्यान में। खजूर की खेती, दिरहम नामक सिक्का जारी किया गया, दिरहम, ठीक है, दिरहम नामक सिक्का जारी किया गया। ये सारे परिणाम होते हैं जजिया कर। जजिया क्या था? मान लो इन क्षेत्रों पर इस्लाम ने कब्जा कर लिया, तो यहां पर पहले अगर जो इस्लामी नहीं थे, जो इस्लाम के अनुयायी नहीं थे, तो उनको सुरक्षा देने के बदले, मान लो कि इस्लाम ने यहां पर कब्जा कर लिया, यहां पर ये सारे लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे, तो इनको संरक्षण देने के बदले क्या देना है? ये कहेंगे कि हम अब तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस रक्षा के बदले मुझे एक टैक्स दो। उस टैक्स का नाम था जजिया भैया, उस टैक्स का नाम था जजिया। सिंपल सा मतलब ये था, ठीक ना। तो जजिया क्या था? एक प्रकार का गैर मुस्लिमों को दिया, गैर मुस्लिमों से वसूला गया टैक्स था। किसके बदले? सुरक्षा के बदले लिया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बार जजिया कर कहां लगाया गया? तो सिंध में लगाया गया। पहली बार जजिया कर कहां लगाया गया था? सिंध में लगाया गया था। ऊंट पालन शुरू हुआ, खजूर की खेती शुरू हुई, भारतीय संस्कृति का प्रसार कहां हुआ? अरब क्षेत्र में हुआ, दिरहम नामक सिक्का जारी किया। ये सारे आपको ध्यान में रखना है, वही सब नीचे है, ठीक ना। भारत में पहली बार जजिया लगाया गया, ठीक ना। ये ध्यान रखना, बताई दिया कि जजिया क्या है भैया, पहली बार। अब अगर ध्यान है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कहां लगाया था? तो सिंध में। कहां पर? सिंध में लगाया था, ठीक है ना। अरबों ने सिंध में मंसूरा, एक क्षेत्र है सिंध में ही बसाया, मंसूरा नगर बसाया, ठीक है, मंसूरा नगर बसाया। तो ये भी पूछ ले कि मंसूरा नगर कहां पर बसाया गया था? तो सिंध में बसाया गया था। कौन बसाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने बताया था। दिरहम नामक सिक्का जारी किया गया, ठीक ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अरबों को काफी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ, ठीक ना। ये सारा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा दो तीन और लाइनें हैं। अरब आक्रमण का भारतीय राजनीति पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा, जबकि सांस्कृतिक प्रभाव हमने बताया ना कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में, मतलब अरब क्षेत्र में प्रसार हुआ, ठीक है। अरबों ने अब क्या क्या प्रसार हुआ ये भी देख लो। अरबों ने भारत के संपर्क से भारतीय ज्ञान विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन इत्यादि अरबी में अनुवाद हुआ, ठीक है। अरबी में अनुवाद हुआ, जिससे भारतीय अंक पद्धति को अपनाया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो ज्ञान विज्ञान, गणित, ज्योतिष इत्यादि चीजों का क्या हो रहा है? अरबी में अनुवाद हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा अल जाफरी के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत, ज्योतिष ग्रंथ, खंडन खंड खाद्य को अरबी में अनुवाद किया, ठीक ना, जाफरी ने।
तो ये ध्यान रखना है। अरबों ने सिंध में खजूर की खेती, ऊंट पालन, ये सब चीजें शुरू किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, याद रख, एक ही जगह पे आपको बता दिया, ठीक है। आक्रमण अब देखो अरब आक्रमण की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो दो पुस्तकें हैं, एक चचनामा है, ठीक है, और बिलादुरी का किताबुल बलदान है, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है, अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। खास करके चचनामा को ध्यान रखना है कि चचनामा में हमें क्या मिलता है भैया, इसका इसे मतलब सिंध आक्रमण की जानकारी, अरब आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है, चचनामा से मिलती है। और किससे मिलती है, ठीक है, किताबुल बलदान से। किताबुल बलदान के लेखक कौन थे, बिलादुरी हैं। कौन है बबुआ, बिलादुरी है। और चचनामा को और किस नाम से जाना जाता, फतेहनामा के नाम से जाना जाता। किस नाम से, फतेहनामा। तो एकदम भैया ध्यान रख लेना कि जो फतेहनामा, अरे ससुराई का लग गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, फतेहनामा जो है किसे कहते हैं, चचनामा का ही नाम है, ठीक है, फतेहनामा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किताबुल, तो दो पुस्तकें हैं, अरब आक्रमण की जानकारी हमें दो पुस्तकों से मिलती है, ठीक है, एक चचनामा से और एक किताब उल बलदान, किताबुल बलदान। इन दोनों पुस्तकों से आपको ध्यान रखना है कि हमें किसकी जानकारी मिलती है, अरब आक्रमण की। तो ये सब जिस एग्जाम में देने जा रहे हो वहां पर एकदम भर भर के पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा भारत में अरबों का प्रथम आगमन, देखो अब तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना, भारत में अरबों का प्रथम आगमन केरल के तट पर व्यापारी के रूप में हुआ था, ठीक है ना। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए, अब यहां पर मैप में थोड़ा देखना जरूरी है, ठीक है। पहले तो इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर पूछे कि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे, तो जो ये केरल वाला क्षेत्र है बाबू, आए थे अरब लोग, लेकिन क्यों आए थे, व्यापार करने आए थे, ठीक है। आक्रमणकारी के रूप में कब आए, तो सिंध में आए, ठीक है। आक्रमणकारी के रूप में कब आए, 712 ईस्वी में, 712 और 13 में, ठीक है। 712 में सिंध, ठीक है, सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणाबाद, सिक्का, आलोर, इन सब चीजों पे 713 में आक्रमण किए। लेकिन व्यापारी के रूप में कब आ गए थे, उससे पहले आ गए थे। कहां पर आए थे पहली बार, तो केरल में आए थे। वही बात यहां पर लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, तो यही दिया है, ठीक है। पहली बार कहां आए थे, मालाबार तट पर, ठीक है, मसाला व्यापार के रूप में केरल पे के तटों पर आए थे, ठीक है। भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ था। तो अगर पूछ ले तो आपको ये भी ध्यान रखना। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, ठीक है। उसके बाद एक क्रम से हो ही जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।